नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशन लोग डाल रहे हैं वैसे वैसे तरह तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल प्रॉब्लम की बात करेंगे जो अप्लाई करते समय आप लोगों के सामने आ सकती है या जहां आप अप्लाई करा सकते हैं उन भाइयों को फेस करना पड़ सकता है। तो उसी के विषय में ये वीडियो है। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे और जल्दी में आपके कन्फ्यूजन जिसमें जहां जहां कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले लोग समझ रहे हैं कि मेंबरशिप से लॉगिन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मेंबरशिप से नहीं लॉगिन हो रहा है, आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर से लॉगिन हो रहा है। तो एक लॉगिन में मल्टीपल मेंबरशिप आईडी पड़ सकता है क्योंकि सबके पास आधार एक है, उसी से लॉगिन होगा। आपका प्रोफाइल वहीं आधार से क्रिएट होगा और उसके अंदर आप जाइएगा तो चाहे चारों सोसाइटी में क्यों ना हो, आपका एक साथ ड्रॉप डाउन से सोसाइटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। वहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जिस सोसाइटी का आपका बॉन्ड है सबसे पहले उस सोसाइटी का नाम सही से सेलेक्ट करें। एक आदमी का 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बात रजिस्ट्रेशन की हो रही है। पहली बार आप जब पोर्टल पर लॉगिन करने जाइएगा और अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर डालिएगा, 4 डिजिट ही केवल मांगा जा रहा है, लास्ट का 4 डिजिट आधार का और मोबाइल नंबर पूरा, वो वहां से पकड़ ले रहा है कि किसका है और ओटीपी आप पे आ रहा है, तो आप रजिस्टर्ड हो गए। अब रजिस्टर्ड जब हो गए उसके बाद आपको डिपोजिटर लॉगिन में जाना है। अब फिर रजिस्ट्रेशन करने नहीं जाना है। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया कि आपका आधार नंबर सहारा के रिफंड लेने वाले पोर्टल पे चला गया कि आप सहारा के इन्वेस्टर हैं। अब अगले बार आपको रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, अगले बार आपको लॉगिन में जाना है, डिपोजिटर लॉगिन में। और जैसे ही डिपोजिटर लॉगिन में जाइएगा वहां पे 6 स्टेप खुल के आएगा। उस समय लॉगिन करते समय भी आधार नंबर मोबाइल नंबर से ही अंदर घुसने दे रहा है। और पहला स्टेप है कि आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा है कि अपना बॉन्ड का डिटेल, पासबुक का डिटेल आप भरिए एक एक करके। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका मल्टीपल मेंबरशिप है, चारों सोसाइटी में अलग अलग है। आप बारी बारी से उसमें लाइन से सीरियल नंबर वाइज ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एक नंबर में सोसाइटी सिलेक्ट कीजिए, मेंबरशिप नंबर डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, रसीद नंबर डालिए, अमाउंट डालिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि कौन सा अमाउंट डाले, तो आप अगर इसका पॉइंट में है तो पॉइंट इजकल टू 100 लिखा हुआ है सहारियन में, 100 से गुना करके डालिए। और जो ऊपर अमाउंट है 2 रसीद मिला हुआ है, आपको ये सहारियन में दोनों को स्कैन करना है एक साथ, दोनों पेपर को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट में एक में अमाउंट लिखा हुआ है, दूसरे में पॉइंट लिखा हुआ है। तो अमाउंट ऊपर वाला प्लस पॉइंट को 100 से गुना कर लीजिए अगर 100 रुपया है वैल्यू तो, और दोनों जोड़ के आप क्लेम अमाउंट में डाल दीजिए। ये एक कंफ्यूजन बहुत बड़ी थी कि पॉइंट वाला में क्या करें, तो पॉइंट में मूलधन ही आप डालें। उसमें इसमें लिखा है मैच्योरिटी अमाउंट भी लिखा है, तो वो नहीं डालना है। केवल किसी भी बॉन्ड का पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ डिपॉजिट और डिपॉजिट अमाउंट, यही 2 चीज पूछा जाता है। मैच्योरिटी आपका कब पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ, कितना मिलेगा, डिले पीरियड का मिलेगा, ये कहीं क्लियरिटी नहीं है अभी तक। केवल ये बोला जा रहा है कि आपका जमा कितना था, और 4 बार आप बोल रहे हैं कि कन्वर्ट हुआ मेरा, उससे कोई मतलब नहीं है अभी सोसाइटी। लेटेस्ट बॉन्ड जो आपके पास अभी आपके हाथ में है उसी का फिगर डालना ही नहीं कि क्यूसॉप से हम इसमें आए तो क्यूसॉप वाला डालें किसका डालें। अभी जो बॉन्ड में आपका लिखा हुआ है मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रसीद नंबर, यही डालना है। और जिसके पास पासबुक है वो पासबुक का पहला और दूसरा पेज स्कैन करके डालेंगे, सारा पेज डालने की जरूरत नहीं है। और अट जाता है तो जहां तक आपका पासबुक पे चढ़ाया हुआ है एजेंट से वो अमाउंट डालिए। और हर एक रसीद का अलग अलग एंट्री नहीं होगा पासबुक वाले केस में। टोटल पासबुक का जोड़ लास्ट में आता है कि आपका अगर 200 का महीना जमा हो रहा है, लास्ट में आपका 10,000 रुपया जमा हुआ है, तो एक ही बार में पासबुक नंबर डाल के रसीद नंबर के जगह पे पहला रसीद आप यूज कर सकते हैं। सब रसीद तो डाल नहीं सकते हैं। और क्लेम अमाउंट में टोटल लास्ट वाला डिपॉजिट जो टोटल का जोड़ है वो डालना है पासबुक के केस में। अब बॉन्ड के केस में आपका उस पर लिखा रहता है कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट है और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे आप ऐड कीजिएगा वहीं पे उसको बोल रहा है कि स्कैन करके आप चढ़ा दीजिए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, अगर 200 KB में आपका 3 पेज भी आ जाता है तो उसको स्कैन करके आप उस डिटेल के साथ उसको अटैच करेंगे। फिर अगला ऐड डिटेल में आ रहा है कि आपके पास 5 बॉन्ड है,
पांचों सोसाइटी का, तो 5 बार डिटेल भरना है, क्लेम अमाउंट भरना है और 5 बार स्कैन होगा। जैसे कि अगर एक बार में ही आप स्कैन कर रहे हैं तो सब एक साथ आपका नहीं लेगा, फाइल बड़ा हो जाएगा। तो जितना भी बॉन्ड हो, अभी लिमिट भी नहीं दिया गया है कि आप 20 से बॉन्ड कर सकते हैं, जितना सॉफ्टवेयर ले आप उसमें ऐड करते रहिए। और आपका एक उसके आगे अगले प्रोसेस में जाइएगा जहां पे फॉर्म जनरेशन है, वहां पे आपका देगा कि एक से लेकर जितना आप अभी ऐड किए वो सबको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिए कि मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रसीद नंबर और क्लेम अमाउंट। कुछ अगर लोन है तो उसमें डालिए कि हमने लोन लिया था कंपनी से, एजेंट से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके बावजूद जो आप प्लस माइनस भी कुछ अगर डालते हैं आप, तो स्कैन करके इसीलिए लिया जाता है कि वो वेरीफाई किया जा सके। तो इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, घबरा के नहीं करें। 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तब भरिएगा। अभी कुछ उल्टा पलटा हो जा रहा है, जैसे आप भर रहे हैं तो साइट सही से नहीं काम कर रहा है, कभी किसी का सबमिटेड दिखा रहा है, कभी किसी को कुछ दिखा रहा है। तो 1-2 दिन में ये रेगुलराइज हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें भी सामने आएगी। और एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ना हमको सहारा और ना ही सोसाइटी सीआरसीएस कोई ऑथोराइज नहीं किया है ये सब गाइडलाइन देने के लिए। एक डिस्क्लेमर है, ये हम अपने समझ से और जो पोर्टल है उस पे पढ़ के बता रहे हैं आपको। अगर आपको समझ में आता है तो अपना भी आप दिमाग इस्तेमाल करें, आप या अपने कंसल्टेंट से जरूर संपर्क करने कि क्या डालें। या जो सीआरसी वाले, जो सीएसपी वाले लोगों को बोला गया है कि आप लोग भर सकते हैं, तो उन लोगों को भी पता रहता है कि क्या क्या भरना है। तो अपना दिमाग आप लोग जरूर लगाएं कोई भी स्टेप लेने के पहले। ये हम आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम सजेशन दे रहे हैं जो हमको समझ में आ रहा है। आपको अगर उससे सहायता मिलती है तो अच्छी बात है, अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन है तो आप अपना पर्सनली भी किसी कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं। ये सारी जानकारी सहारा को सबसे पहले आके देनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि सहारा का हम विरोध करते हैं। एक चीज बताइए कि 2 दिन हो गया लोगों को परेशानी उठाते हुए, सीआरसी ने तो पोर्टल लॉन्च कर दिया, सीआरसी को भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पूरा न्यूज़पेपर में देना चाहिए, नहीं दिया है। खैर ऑनलाइन दिया, वायरल हो गया सारा कुछ, तो ठीक है। लेकिन जितना कंफ्यूजन है वो सहारा दूर करेगी कि कब तक का अप्लाई करना है, किनको करना है, कौन सा अमाउंट डालना है। ये तो कम से कम सहारा इंडिया को सामने आके मैनेजमेंट को बताना चाहिए था। तो अभी भी सहारा मैनेजमेंट सो रहा है, जो कि एकदम गलत है। और ये जो भुगतान होने जा रहा है इससे सहारा का ही जान बच रहा है। ये पैसा निष्क्रिय पड़ा हुआ था सहारा से भी, अकाउंट में 10 साल से सहारा मांग रही थी कि हम पेमेंट करने के लिए हमको दे दीजिए। और आज जब सरकार ने मांग के पेमेंट कराना शुरू किया तो क्या मदद करना सहारा का फर्ज नहीं है? क्योंकि जो लोग एजेंट फंसे हुए थे, अगर भुगतान 10,000 20,000 शुरू होता है तो कहीं ना कहीं से एक उन पे गुटफेर विश्वास कायम रहेगा जमाकर्ताओं का कि कहीं ना कहीं मेरे एजेंट ने सही जगह इन्वेस्ट कराया था, चाहे वो उस कंपनी के मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट या सिस्टम के गड़बड़ी से फंस गया पैसा। ये लोगों पे विश्वास जग रहा है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट मेरा सही था, तभी सरकार इसको पेमेंट कराने के लिए आगे आ रही है। लोग समझ रहा था कि फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। तो हमने अपने चैनल से कभी भी ये नहीं कहा कि सहारा ने फ्रॉड किया चाहे स्कैम किया। हम यही कहते आए हैं कि मिसमैनेजमेंट और इसके मूर्ख लोगों के कारण ये स्थिति कंपनी की हुई है, अभी भी ये कंटिन्यू है। आप सोचिए कि जो चीज सहारा क्लियर कर सकती है कि आप लोग क्या करें नहीं करें, आप अप्लाई करिएगा, सबसे पहले सहारा के पास जाएगा। आप गलत अप्लाई कर दिए, आपका रिजेक्ट कर देगा कि नहीं आपका ये चीज नहीं डालना था, आपका मैच्योरिटी पूरेगा तब देंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं बता रहा है। तो मेरा जो सजेशन है वो मानिए, आप लोग अप्लाई करते रहिए और जितना आपके पास बॉन्ड है जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है उतना का तो 100% आप लोग ऐड करके एक साथ अप्लाई कर दीजिए, एक एक करके। और जिनके पास केवल मैच्योरिटी पूरा हुआ, जिसका नहीं है वही बॉन्ड है, वो लोग भी एक तरह से इसको रिफंड नहीं, इसको क्लेम पोर्टल समझे, कंप्लेन पोर्टल। जैसे आप ऑफलाइन कंप्लेन भेज रहे थे, आप डालिए इसमें आखिर होगा क्या, मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको प्री मैच्योरिटी चाहिए। बहुत ऐसा केस था जिसमें आपको जरूरत पड़ने पर प्री मैच्योरिटी मिल जाता था, तो हमको प्री मैच्योरिटी चाहिए, क्लेम करेंगे हम। एक फिगर तो बाहर आएगा कि कितना लोगों का पैसा है, ताकि सरकार से लेके सबका नींद खुलेगा कि हाँ इतना लोगों का पैसा है, 5,000 करोड़ से कैसे होगा। ठीक है, 25,000 करोड़ धीरे धीरे आएगा। इसमें
बहुत लोग खिलाफत भी कर रहे हैं सरकार का, अमित शाह का, तो हम याद दिला देना चाहते हैं कि सहारा को पेमेंट लेने पे रोक लगाया गया था, भुगतान करने पे नहीं। इसके जैसा सिस्टम, इसके पैरेलल सहारा भी शुरू कर सकती है कि हम भी भुगतान करेंगे, कोई रोक नहीं है। तो जो लोग पैसा तो सहारा में जमा किए थे सारे लोग, चूंकि संख्या अधिक है, करोड़ों इन्वेस्टर हैं, लाखों एजेंट हैं, इस सारे चीजों को देखते हुए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि धीरे धीरे हम टेस्ट बेसिस पर पेमेंट करना शुरू करते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में 18, 19, 20 अप्रैल से को डेट लगा था फाइनल सुनवाई का, उसके बाद कुछ होने वाला था, नीलामी होगा कि नहीं हुआ, सब करके सारा कोर्ट जाके आप लोग देख चुके हैं। कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जहां सहारा का मैटर नहीं हो। 1 रुपया भुगतान कोर्ट नहीं करा पाई कंप्लेनेंट का, भले ऑर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन सहारा को ने भुगतान उसके बावजूद नहीं किया। अभी लोग बोल रहे हैं कि हम क्लेम कर देंगे तो कहीं कंप्लेन नहीं कर। अब कहां कंप्लेन आप करिएगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। तो इसी में सबका भलाई है कि क्लेम करें। भुगतान 10,000 कहीं नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है। अमित शाह जी बोले हैं कि 10,000 से 30,000 तक उठा सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन में ये है कि फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अमित शाह कोई सरकारी सीआरसी के ऑफिसर नहीं है, वो मंत्री हैं, नेता हैं, वो बयान दे सकते हैं। ऑफिशियल गजट में जो आएगा कि हाँ इतने का देंगे, तब आप मानिए 10,000 होगा। वो एक डाटा दिया गया है सहारा के तरफ से कि अगर 10-10 हजार लोगों का भुगतान किया जाता है तो इस 5,000 करोड़ रुपए में 1 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे इसमें सुधार होने की गुंजाइश है, जो कि सरकार, अमित शाह जी खुद लगे हुए हैं तो खुद करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान नहीं है कि पैसा 2 लाख है मिलेगा 10 लाख। ये सरकार के तरफ से एकदम क्लियरिटी बोला गया कि टेस्ट बेसिस पर हम 10,000, 20,000, 30,000 देखते हैं कि कितना क्लेम आ पाता है। आप क्लेम करके दिखाइए कि हमारा 1 लाख करोड़ का क्लेम है। अप्लाई तो हो नहीं पा रहा है, अभी शुरू हुआ है। और जो भी डाटा सामने आएगा आगे चल के, क्योंकि जो डाटा सहारा ने दिया है सीआरसी को, उसी के बेसिस पर बयान दिया जा रहा है। और यहाँ वो कंडीशन है कि एक आदमी का 10-10 मेंबरशिप है, क्योंकि जिस ब्रांच से वो किए हैं वहां का नया मेंबरशिप बना दिया। तो ऐसा गड़बड़ी पहले बैंक में भी होता था कि आप एक एसबीआई के 3 जगह अकाउंट है तो तीनों जगह अलग अलग कस्टमर आईडी बन के अकाउंट खुल जाता था। लेकिन उसको बाद में जब गड़बड़ी लोग करने लगा तो मर्ज किया गया और एक सीआईएफ बनाया गया। वैसे ही इसको मेंबरशिप से लॉगिन नहीं करके आधार से इसीलिए जोड़ा गया है कि आदमी पता चल जाएगा कि टोटल इन्वेस्टर कितने हैं। भले एक ही आदमी का 20 बॉन्ड है, सहारा तो 20 आदमी काउंट कर रही है, वहां पे 10-10 हजार का है तो बोला जा रहा है कि 10-10 हजार सब लोग आएंगे हमारे पास पैसा लेने। लेकिन जब अप्लाई किया जाएगा तो पता चलेगा एक ही आदमी का 50 गो बॉन्ड है। तो ये तो जब रियल वहां पे डाटा जाएगा कि इतने आधार से लोग लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन किए, 1 करोड़ करे, 2 करोड़ करे, जो 10 करोड़ इन्वेस्टरों की बात होती है वो 10 करोड़ बॉन्ड है। वो क्योंकि अलग अलग ब्रांच से अलग अलग लोग जमा किए हैं, आदमी सेम ही है, मेंबरशिप अलग अलग बन गया। तो उस हिसाब से बताया गया था कि 10,000 शेयर आएगा। अगर हमारे पास 10 बॉन्ड है तो सहारा तो 10 आदमी गिन रही हो कि सबको 10-10 हजार देना पड़ेगा, सब लोग अलग अलग अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही आदमी 10 बॉन्ड जोड़ के एक जगह 1 लाख का क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे पैसा बढ़ने की उम्मीद है कि 10,000 ही नहीं, हो सकता है कि 20,000, 30,000 तक भुगतान पहले फेज में ही 5,000 करोड़ से निकल जाए। तो अप्लाई करना है, बाकी सरकार की नजर है और इससे अच्छा व्यवस्था नहीं बन सकता है जहां तक हो ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है। नहीं तो ये सीज किया हुआ पैसा सेबी का था और सरकार चाहती तो सीधे इसको, सेबी ने तो कहा था कि रियल इन्वेस्टर ही नहीं है। अभी आईआरडी वाले मैटर में भी यही सुप्रीम कोर्ट में बोला गया 17 तारीख को कि सहारा लाइफ को अगर एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर करने की हम बात कर रहे हैं तो सहारा को लगता है कि इसके इन्वेस्टर रियल नहीं है, इसीलिए नहीं करने दे रही है, जो कि सरासर गलत है। यहां पे हम सहारा का समर्थन करते हैं। जो बात हुई थी कि रियल इन्वेस्टर नहीं है और पैसा भी पड़ा हुआ है सहारा से भी अकाउंट में और लोग लेने भी नहीं आ रहे हैं, तो आखिर है पैसा किसका? तो सहारा ने ये अपने तरफ से गलती किया कि अभी तक कहीं किसी कोर्ट में ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने कन्वर्ट किया था, कि बॉन्ड जमा कराया रियल एस्टेट हाउसिंग का और सोसाइटी हो, क्यू शॉप हो, इसमें कन्वर्ट किए, इसीलिए ये पैसा लेने लोग बॉन्ड लेके नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये सहारा एक्सेप्ट कर ली रहती तो क्लियर हो गया रहता, वहीं पे सहारा को भी पैसा मिल सकता था कि हाँ ठीक है आप सोसाइटी के लिए पैसा ले लीजिए।
तो सहारा ने हमेशा कहा ये है कि हमने भुगतान कर दिया है रियल एस्टेट हाउसिंग का और ये पैसा मेरा है, और हम 530 चाहे जितने कंपनियों से लेके हम सारा से भी अकाउंट में जमा किए। तो सरकार का खिलाफत जो लोग कर रहे हैं वो लोग एक बार देखें कि विपक्ष आपका मुद्दा कितना बार उठाया है। ठीक है, बीजेपी चाहे अभी भारत सरकार गलत है, आपका पेमेंट कराने जा रही है तो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो इसके पहले 10 साल से जो पैसा पड़ा हुआ था तो विपक्ष कितने बार हंगामा किया संसद में कि नहीं सहारा का भुगतान होना चाहिए। ये चीज भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो एक बीच का रास्ता सीज किया हुआ पैसा लोगों तक आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पैसा बंटवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट, तो बंटवाने का रास्ता निकाला गया है। नहीं तो सरकार चाहती तो उसको सीज करा के भी इनकम टैक्स सारा पैसा ले लेता, कोई कुछ नहीं कर पाता, ना सहारा का और ना सरकार का। तो सरकार का है कि लोगों तक पैसा ये 25,000 करोड़ इनिशियल फेज में हम बांट दें कि त्वरित जो छोटे छोटे निवेशक हैं या जो बड़े भी हैं उनको भी देने का बात किया जा रहा है। जो लोग खिलाफत कर रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से बांटा जाए। आपको अगर बना दिया जाए, अमित शाह आप ही हैं, समझिए अपने आप किस तरह से ये सिस्टम 5,000 करोड़ को, अगर 1 ही करोड़ इन्वेस्टर हैं तो उसमें बांटा जाए ताकि सबको पैसा मिल जाए। आपको भी पता है कि 86,000 करोड़ का डिपॉजिट है सहारा के चारों सोसाइटियों में। तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा, या तो छोटे से पकड़िए या सबको पकड़िए। अगर सबका टोटल क्लेम सेटल करने जाइएगा तो 10 से 20,000 आदमी मिलकर सारा पैसा ले लेगा। तो रास्ता क्या होना चाहिए, अल्टरनेट कोई बताएगा कि कैसे होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है। 10,000 तक या 20,000 30,000 तक जो भी पेमेंट हो, लेकिन एक परसेंटेज होना चाहिए कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, अगर उसका 20 लाख है तो उसमें 20%, 30%, 40% लगाना चाहिए। अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए कि 30,000 या 30%, व्हिच एवर इज हायर। कि अगर आपका मेरा 2 लाख रुपया जमा है तो हमको 2 लाख के रेशियो में पैसा मिलना चाहिए। 2 लाख का 30% मतलब 60,000 रुपया हमको मिलना चाहिए। या अगर किसी का 10,000 जमा है तो उसका 100% मिल जाएगा। तो इस तरह से एक संतुष्टि लोगों को रहेगी कि अगर मेरा 2 लाख है तो हमको 60,000 मिला, जिसका 20,000 है उसका टोटल मिल गया। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ कदम उठा सकती है सीआरसी। अभी डिपेंड करता है कि क्लेम कितना जा रहा है। आप लोग देखते रहिए कि क्लेम सारा लोग नहीं कर पाएगा। किसी का आधार में मोबाइल नंबर नहीं है, किसी का बैंक लिंक नहीं है, तो अभी 1 आध महीना लोगों को सिस्टम को समझने में लगेगा और लोगों को जागरूक अगर एजेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आधा लोग को अभी भी पता नहीं है कि क्या सिस्टम है। तो मेरा रिक्वेस्ट है एजेंट लोगों से कि लोग अपने जमाकर्ता का अप्लाई कराइए। कंप्यूटराइज सिस्टम बोल दिया गया है कि सीएससी के द्वारा हेल्प किया जाएगा और लोग अपना क्लेम भेजें। तो आप क्लेम इसको नहीं, एक कंप्लेन ही समझिए। तो कंप्लेन भी ऑनलाइन लिया जा रहा है, सब सिस्टमेटिक। तो एक कंप्लेन माल के ही करिए आप। 22 मार्च 2022 तक बोला जा रहा है 3 सोसाइटी का, और चौथा का बोला जाए 29 मार्च तक। तो ये क्लियरिटी नहीं है। तो हम मान रहे हैं कि हमारा जमा तो 22 मार्च 2022 के पहले ही हुआ था, हमको प्री मैच्योरिटी चाहिए, ये समझ के हम क्लेम कर दी। जिनका बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसका मैच्योरिटी हुआ है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब एक कंप्लेन मान के ही कर दें, अगर मेरा सजेशन मानते हैं तो। लेकिन जिनके पास दोनों तरह का बॉन्ड है, कुछ का पूरा हुआ है, कुछ का नहीं पूरा हुआ है, तो वो लोग जो मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ वो नहीं डाले। क्योंकि अगर कल होकर रिजेक्ट करे कि आपका कुछ मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ, अभी साथ में है इसलिए हम नहीं देंगे, तो वो वहां फंस जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि जिनके पास ज्यादा बॉन्ड है तो केवल मैच्योरिटी पूरा हुआ देना, सारा तो मिलने जा नहीं रहा है। और फिर दोबारा से ऑप्शन आएगा अगर रिजेक्ट होगा या चाहे अप्रूव होगा। तो अभी हमको लगता है कि एक बार एप्लीकेशन आप डाल दीजिएगा, बस दोबारा डालने में बोलेगा कि आप वो वाला एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाने दीजिए, तब फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सब कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। लेकिन पोर्टल अभी भी उस तरह सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। कोई भी अभी हम एक आदमी का भी हम नहीं देखे जिसका अप्लाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द हो जाए, लेकिन इसीलिए हम वीडियो बना के क्लियर करें कि कंफ्यूजन होगा। रसीद नंबर 5 रसीद है तो कौन डालें, बॉन्ड डालें कि रसीद डालें। अरे जिसमें बॉन्ड है उसमें रसीद का जरूरत नहीं रहता है। रसीद नंबर पूछ रहा है आप डाल दीजिए, केवल बॉन्ड स्कैन करके डालिए। पैन कार्ड कहाँ पूछ रहा है, तो पैन कार्ड जब आप फॉर्म जनरेट कर लीजिएगा, वहां पे एक वार्निंग दे रहा है, वहां पे ध्यान दीजिएगा। जनरेशन के पहले तक आप एडिट कर सकते हैं। अब जैसे 10 बॉन्ड अभी ऐड किए, अभी साइट नहीं खुल रहा है, तो 10 बॉन्ड आपके रिकॉर्ड में सेव हो गया। फिर कल आप खोलिएगा तो अगला उसमें ऐड डिलीट हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ऐसा ऑप्शन तब तक रहेगा कि जब आप फॉर्म जनरेट नहीं किए।
फॉर्म जनरेशन पे क्लिक कर देने के बाद बोल रहा है कि एडिट आप नहीं कर पाइएगा। और जब फॉर्म जनरेशन हो जाए तब उसको प्रिंट आउट निकालना है, फोटो चिपकाना है और फोटो पे क्रॉस साइन करना है। क्रॉस साइन का मतलब होता है कि चेहरा पर साइन नहीं, यहाँ पे साइन करेंगे आप लोग, चेहरा दिखे सामने, नीचे साइन करें, फॉर्म पे भी नीचे और फोटो पे भी नीचे, और प्लेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। अब फिर से उसको स्कैन करना है जो फॉर्म निकला है, और वो स्कैन अपलोड फाइल में जाके करना ही नहीं कि डाउनलोड किया बिना साइन फोटो का ही फिर से अपलोड कर दिए। लेने के लिए ले लेगा, लेकिन आपका जब चेक इन में जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। और साइन कोशिश करें आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दें, कि हो सकता है कि सहारा में आप हिंदी में किए हों, अभी भुला गए हों, अभी इंग्लिश में कर दिए, तो कोशिश कीजिए कि दोनों में कर दे। साइन करने में तो पैसा लग नहीं रहा है। कुछ लोग का क्वेश्चन है कि हम विदेश में हैं, दुबई में है, तो कैसे साइन होगा। साइन फिजिकली नहीं करना है, जहां भी आपका कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंट निकलता है, आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, वहां पे इस फॉर्म का प्रिंट निकालिएगा और नीचे साइन करिएगा, फिर स्कैन करके भेज दीजिएगा जो आपका अप्लाई कर रहा है वहां पे। ऐसा पाबंदी नहीं है कि आके कहीं साइन करना है। जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका प्रिंट निकलेगा और प्रिंट पे सारा कुछ डिटेल लिखा रहेगा कि आपका किस सोसाइटी में कितना है, बॉन्ड नंबर, सारा डिटेल एक से लेके, अगर 50 बॉन्ड है तो 50 का डिटेल आ रहा है, चारों सोसाइटी का एक साथ आ रहा है। और नीचे आप साइन करके उसको अपलोड करिएगा, तब आपका क्लेम जनरेट होगा और तब बोला जा रहा है कि 45 दिन के अंदर आपको इंटीमेशन आएगा मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। तो सिस्टम आसान है, धीरे धीरे जैसे जैसे अप्लाई शुरू होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है, उसको सरकार और सीआरसी और सहारा मिलकर सॉल्व करना चाहेगी, क्योंकि इसमें तीनों आदमी का कल्याण हो रहा है कस्टमर के साथ साथ। कि अगर आप सरकार को लेटर भेज रहे हैं, चाहे सरकार का खिलाफ कर रहे हैं, तो उसको भी टेंशन है, सहारा को तो है ही, एजेंट लोग का जान तो फंसा हुआ ही है। तो सबको राहत देने वाला ये सिस्टम है कि 5,000 करोड़ से शुरू हुआ है, 25,000 बढ़ते बढ़ते 25% लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। और बहुत लोगों को अभी पता नहीं है, ऐसा नहीं कि क्लेम सबका चला जाएगा, बहुत लोग सोए हुए हैं, तो सोए लोगों को जगते जगते तब तक बहुत लोगों का पैसा मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सबका एक जगह जमा किया जाएगा उसके बाद पैसा छोड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से क्लेम आपका जिस हिसाब से करते जाइएगा उस हिसाब से पैसा भी धीरे धीरे रिलीज होते जाएगा। खैर, अभी अप्लाई करना आप लोग शुरू कीजिए, जैसा फिर प्रॉब्लम आएगा हम वीडियो बना के बताएंगे। पैन कार्ड जहां फॉर्म आप अपलोड करने जाते हैं वहां पे 50 KB में पूछ रहा है कि पैन कार्ड अगर 50,000 से ज्यादा है तो आप दे दीजिए, कम भी है अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग पूछ रहा है कि वेबसाइट पर कैसे जाएं, तो पहले तो cooperation.gov.in पे जाइएगा, तो वहां पे रिफंड पोर्टल दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है तो आपको उस पोर्टल पे ले जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ऐप है कि नहीं गूगल प्ले स्टोर में, बहुत सारा कंफ्यूजन है। ऐप नहीं है, लोग सोच रहे होंगे कि सीआरसी का ऐप आया डाउनलोड करके कर दिया, तो ऐप नहीं है, वेबसाइट है। वेबसाइट कहाँ जाइएगा, गूगल में जहाँ सर्च करते हैं आप क्रोम में, वहाँ पे सहारा रिफंड के लिए cooperation.gov.in पे जाइएगा, वहाँ पे सहारा रिफंड का रेड कलर का है, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो अब आपको अप्लाई कराने वाले में लेके जाएगा। या मेन वेबसाइट का भी लिंक है, वो डायरेक्ट आप डालिएगा तो वहां से भी चला जाएगा। ऐप कोई नहीं है। क्लेम जिसका 22 मार्च तक पूरा है, क्या वहीं अप्लाई करे, नहीं करे, इंतजार कीजिए। जिनका क्लेम अभी पूरा नहीं हुआ है वो सहारा हो सकता है कि 1-2 दिन में कोई इसका डिटेल प्रारूप भेजे या नोटिस जारी करे या पेपर में दे। और एक चीज और कि मैच्योरिटी कहीं नहीं पूछा जा रहा है, तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये आगे का बात है। डिलेड पीरियड का क्या होगा नहीं होगा, हमारे हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट है आपका वो तो कहीं नहीं जाना है, लेकिन जो डिलेड पीरियड है इस पे कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। तो एक बार आपका मिलना शुरू हो, और लोग बोल रहे हैं कि बॉन्ड मेरा ले लेगी, बॉन्ड तो कहीं मांगा ही नहीं गया है। आपका 1 लाख का क्लेम है, आप बोला जा रहा है कि अगर 30,000 दिया गया तो 70,000 आपका ड्यूज दिखाएगा वो। और ये लाइफ टाइम के लिए पोर्टल है। जब आप अपना मेंबरशिप नंबर और ये अकाउंट नंबर डालिएगा सहारा वाला, तो वहां दिखाएगा कि आप क्लेम किए थे 1 लाख का, 36,000 पेड है, 70,000 बकाया है। बॉन्ड आप अपने पास ही रखिए, बॉन्ड कोई नहीं मांग रहा है। जैसे पासबुक का लेजर चलता है वैसे सरकार जो सिस्टम बनाई है कि एक आधार से कितना लोगों का कितना पैसा है वो एक बार बाहर निकल जाए, और उसके बाद जो भुगतान करेगी वो ये नहीं कहेगी कि आपका इस बॉन्ड का कर रहे हैं इस बॉन्ड का करेंगे। टोटल क्लेम एक जगह उतना अप्रूव हो गया सहारा से, उस क्लेम में से हम आपको 30,000 दे रहे हैं। 5 लाख का क्लेम है, 30,000 गया, 4,70,000 आपका ड्यूज है, अगला लौट आएगा तो दिया जाएगा।
तो ये सिस्टम समझने का देर है, 1-2 दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सबकी नाराजगी कुछ कुछ है वो दूर हो जानी चाहिए और सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ लोगों को परेशानी हो रहा है तो उसको सुधार किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए। 2 प्रॉब्लम और है, एक तो है कि जिसका डेथ क्लेम है वो क्या करें। तो जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आता है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है मेरे हिसाब से। और नॉमिनी अपने आधार से लॉगिन करेगा। अगर बॉन्ड में या पासबुक में नॉमिनी में क्लियर उसको लिखा गया है कि एक ही नॉमिनी है और उसका 100% है, 2 भी नॉमिनी होता है 50-50, तो फिर हो जाएगा कि एक नॉमिनी कैसे लेगा, क्योंकि एक ही आधार लग रहा है, तो फिर वहां फंस जाए। अगर एक नॉमिनी 100% के साथ है तो मेरे हिसाब से वो क्लेम कर सकता है अपने आधार से। और लास्ट में जब आप अपलोड करने जाइएगा तो 3 ही पेपर स्कैन करके मांगा जा रहा है, एक बॉन्ड, एक पैन कार्ड अगर 50,000 से ज्यादा है, तो तीसरा स्कैन किया हुआ फॉर्म जो आप भर रहे हैं। तो फॉर्म का MB है 2 MB, 2 MB बहुत होता है। तो जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको लगाना है फॉर्म के पीछे एक साथ स्कैन करके लगा सकते हैं। तो नॉमिनी क्लेम कर देंगे, नॉमिनी अपना सब कुछ डाल देंगे और बॉन्ड को स्कैन करके फॉर्म के साथ, और डेथ सर्टिफिकेट अगर कोई जिनका डेथ हुआ है डेथ सर्टिफिकेट कंपलसरी लगेगा, वो लगा के कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर कोई गाइडलाइन आ जाता है तो अच्छी बात है, उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो 1-2 दिन बर्दाश्त ही करें जब तक कि गाइडलाइन नहीं आता है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर देते हैं फिर 45 दिन के लिए आपका कुछ नया कुछ उसमें आ जाता है कि नहीं डेथ के लिए अभी नहीं करना है, चाहे ऐसे करना है, तो फंस जाएगी। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो रुके, नहीं तो ये प्रक्रिया अपनाएं। दूसरा है कि नेम डिफरेंस, कि मेरा आधार में ये है, पैन में ये है, बैंक, वो मामला खत्म हो गया। सरकार इसको ऐसे ही नहीं बनाई है। जब केवल नेम डिफरेंस वहां पता चलेगा जहां सहारा रिजेक्ट करेगी, तो इसीलिए सहारा को सबसे पहले भेजा जा रहा है सारा पेपर, बॉन्ड से लेकर आपका फॉर्म, और फॉर्म पे फोटो और नीचे साइन, कि हर एक तरीके से सहारा अपना सिस्टम समझती है कि किसी का शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है तो उसके सिस्टम में चलता था, वहां पे पेमेंट होता था। तो यहाँ भी सहारा को ही एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। CRC तो आपका आधार से बैंक अकाउंट नंबर जो लिंक है वहां पकड़ ली कि आधार में क्या है और बैंक में क्या है, नाम से कोई मतलब अब यहाँ नहीं है। जब आपका आधार से बैंक लिंक है तो बैंक चेक करके ही लिंक किया होगा। नाम डिफरेंस भी थोड़ा रहता है तो पैसा चला जाता है, तो वो चीज प्रॉब्लम खत्म हो गया कि नाम मेरा डिफरेंस है। अब आपका बॉन्ड में किसी तीसरे के नाम पर बॉन्ड है, आप अपने नाम पर अप्लाई करिएगा तो कैसे होगा, वो संभव नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपका डिफरेंस है तो सहारा को अप्रूव कर देना चाहिए, क्योंकि जमाकर्ता तो उसके ही है। और नाम के अलावा भी बहुत सारा मैच करने के लिए है, बॉन्ड है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका फादर्स नेम है। अगर आधार नंबर एप्लीकेशन में डाला गया होगा जब खाता खुल रहा था, वहां भी वेरीफाई कर सकते हैं कि किस आधार से आया, वहां जिसका डाला गया होगा। नहीं डाला गया होगा तो उसके लिए और भी प्रूफ है, नाम प्रूफ के लिए आप इसमें ऐड कर दीजिएगा फॉर्म के साथ, अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो वोटर ID कार्ड चाहे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसका अभी कोई गाइडलाइन आया नहीं है, मेरे हिसाब से इसके लिए नहीं रुकेगा पेमेंट आपका। सहारा अपना सिस्टम समझ रही है कि अगर किसी का AK श्रीवास्तव चाहे कुछ भी हो गया है तो वो उसे बॉन्ड बहुत सारा मिल जाएगा, इसलिए घबराने वाली कहीं कोई बात नहीं है। लमसम सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। देरी है तो केवल और केवल पोर्टल को सही तरीके से चलने से और भी सारा कंफ्यूजन दूर होगा। आज जैसे ही सहारा हमको उम्मीद है कि कोई ना कोई नोटिस या पूरा गाइडलाइन जारी करेगी, कौन लोग करे कैसे करे, ये सहारा के तरफ से आ जाना चाहिए 1-2 दिन में। और नहीं आएगा तो फिर हम हैं ही, अपना जो समझ में आएगा आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।